हेलो एवरीवन, वेलकम टू वृंदावन गिरी क्लासेस। और आज के लेक्चर के साथ हम लोग अपना टैक्स का जर्नी स्टार्ट करते हैं। आज वाले लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो पहले तो टैक्स हमारे सिलेबस में क्या है, क्या रेलेवेंस है टैक्स का एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एज वेल एज प्रैक्टिकल लाइफ से। नेक्स्ट हम लोग किस वे में चैनलाइज करेंगे अपने स्टडी को, और बेसिक्स बात करेंगे अपने कि टैक्स होता क्या है। ठीक है, तो चलिए लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन टू टैक्स अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस का बात होगा। ये लेक्चर सीए, सीएस, सीएमए तीनों लेवल पे जो इंटर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। तो एक बार हम मार्क्स के पर्सपेक्टिव से आपको समझाते हैं कि ये टैक्स पेपर का क्या रेलेवेंस है। तो जो टैक्स का बात हो रहा है इसको दो वे में अपने डिस्कस करेंगे कि ये पेपर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्यों इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। समझना, हाँ हम लोग एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो हमारा फोकस एग्जाम पे रहेगा, बट हम लोग सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं करेंगे। यहां से ऑब्जेक्टिव है कि आपको ऐसे कैपेबल बनाएं अपने कि आप इंटर लेवल के बाद जब आर्टिकलशिप में आओ तो लोग आपको आइडेंटिफाई कर पाए अलग से कि ये बंदा को टैक्स आता है। और संग संग इंश्योर करेंगे हम लोग कि इंटर का स्टडी में आपको टैक्स लॉ रीड करना सिखाएंगे हम लोग कि ड्राफ्टिंग कैसे होता है लॉ का। ठीक है, प्लस फाइनल के बाद आप एक टैक्स कंसल्टेंट बन पाओ, यही ऑब्जेक्टिव है हमारा। क्लियर है? चलिए, तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो अगर आप सीए के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपके इंटर में 100 मार्क्स का टैक्स है, इंक्लूडिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। और जब आप फाइनल में जाते हो ना तो यहां पर 300 मार्क्स का टैक्स होता है। एक डायरेक्ट टैक्स 100 मार्क्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स 100 मार्क्स, और एक इलेक्टिव ऑप्शनल पेपर में इंटरनेशनल टैक्सेशन है 100 मार्क्स का। समझना, फाउंडेशन आप क्लियर करके आए हो, उसको साइड रखा जाए। अब से इंटर में आपको 8 पेपर्स और फाइनल में आपको 8 पेपर्स पढ़ना है। टोटल में आपको 1600 मार्क्स का पेपर पढ़ना है इंटर और फाइनल में। और अगर आप ऑब्जर्व कर पाओ तो ये 1600 में से 400 तो सिर्फ और सिर्फ टैक्स है। तो आपके सीए बनने में 1/4 या 25% हाथ टैक्स का रहने वाला है। तो ये कोई वन टाइम पेपर नहीं है, ये सबसे मेजर स्टेक कर है इसका आपके इंटर और फाइनल को मिलाकर देखा जाए तो 1/4। आप समझ रहे हो, 25% सिलेबस या 25% मार्क्स सिर्फ और सिर्फ टैक्स का है। तो आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि बस अभी तो 100 मार्क का है ना तो जस्ट एक अनदर पेपर टाइप इसको ट्रीट करें ना। यही फाउंडेशन है जिस पे आप बिल्ड करोगे फाइनल। क्लियर है? तो हमारा 1/4 है करियर सिर्फ और सिर्फ टैक्स पे। ये तो मार्क्स वाइज बात हुआ। इसके अलावा अगर आप सीएमए स्टूडेंट हो, सेम सीएमए स्टूडेंट का इंटर में 200 मार्क्स है, डायरेक्ट टैक्स 100 मार्क्स, इनडायरेक्ट टैक्स 100 मार्क्स, और फाइनल में भी 200 मार्क्स है। तो अगेन सीएमए में भी आपका करियर का, आपके प्रोफेशनल करियर या प्रोफेशनल सक्सेस में 1/4 हाथ होने वाला है टैक्स का। एंड सीएस में 200 मार्क्स है, फाइनल में 100, इंटर में 100। क्लियर है? तो ये एक एंगल हुआ पहले तो कि ये जो पेपर पढ़ने जा रहे हैं इससे क्या रेलेवेंस है मेरे करियर में। चलो ये तो बात ठीक है, आपका करियर ऑब्जेक्टिव हम आपको दिखा दिए कि बिना टैक्स के तो आप क्वालिफाई आराम से नहीं कर पाओगे कभी भी, क्योंकि 1/4 पोर्शन यही है। अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, तो समझना, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मैसिव है टैक्स में। समझ, आप खुद से सोचो कि एक चार्टर्ड करता क्या है। अगर आपसे हम पूछें कि एक चार्टर्ड क्या करता है तो आप बोलोगे ऑडिट करता है। हाँ, ऑडिट के अलावा, ऑडिट तो सालों साल से चलता आ रहा है, तो इसके अलावा चार्टर्ड करता है कंसल्टेंसी। क्लियर है? समझना, हर पेपर का अपना अपना रेस्पेक्ट है, अपना अपना डिमांड है। ठीक है, किसी पेपर को ऊपर नीचे नहीं बोला जा रहा है यहां। बट अगर आपको हम प्रैक्टिकल लाइफ का सिनेरियो बताएं तो आज के टाइम पे सबसे कम टाइम पे सबसे ज्यादा ग्रोथ कंसल्टेंसी में। आप समझने की कोशिश करो, इंडिया में, चलो हम डेटा पे बात करते हैं हम लोग।
इंडिया में टोटल पॉपुलेशन 138 करोड़ अप्रॉक्स एज ऑन डेट। इसमें से ऑलमोस्ट हम पिछले साल का डेटा बताएं तो 5.78 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। आप लोग ये वर्ड सुने होंगे, रिटर्न। रिटर्न मतलब डेटा होता है, ठीक है। ये पिछले साल का है क्योंकि अभी हम लोग जनवरी में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और अभी फाइनेंशियल ईयर 1920 हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि आप अभी तक टेक्निकल वर्ड प्रीवियस और असेसमेंट ईयर नहीं सुने हो, तो हम जस्ट 1920 बोल रहे हैं। 2019-20 का अभी भी रिटर्न भरा जा रहा है, ठीक है। और एज ऑन डेट आज के दिन एकदम एक्यूरेट डेटा पे बात होगा, 4.15 करोड़ लोग इस साल का रिटर्न भर चुके हैं। बट इस साल का हम बेसिस नहीं ले रहे क्योंकि अभी कुछ लोग का रिटर्न भरना बचा हुआ है। तो पिछले साल का अगर हम बात कर ले तो करीब 6 करोड़ 5.78 करोड़ लोग क्या करते हैं, इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं। अब समझिएगा, लोग आपको किस चीज का पैसा देंगे। यहां क्वालिफाई करने के बाद या तो आप जॉब में जाओगे या तो आप प्रैक्टिस में जाओगे। जॉब में गए तब तो बात अलग है, जो ऑफिस में काम मिलेगा वो करिए। बट चार्टेड का रोल तो जॉब के लिए बना ही नहीं था, ये तो अपने प्रैक्टिस के लिए बना है। तो अगर आप अपना प्रोफेशन स्टार्ट करते हो, अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, तो आप ऑडिट करोगे या कंसल्टेंसी करोगे, जनरली यही होगा। ऑडिट तो चलो सालों साल से लोग करते आ रहे हैं, ठीक है, पुराने पुराने फर्म है। बट ऑडिट से समझना, ऑडिट भी इंटरेस्टिंग चीज है, पेपर को डिसरेस्पेक्ट नहीं है। बट आज के टाइम पे मैसिव ग्रोथ कहीं है तो वो है कंसल्टेंसी। आप किसी भी सीनियर से बात करिए, अपने फैमिली मेंबर से बात करिए, सब बताएंगे सर्विस सेक्टर में कंसल्टेंसी मैसिव है। क्लाइंट किस चीज का आपको पैसा देगा कल को आप कंसल्टेंट बनोगे तो क्लाइंट आपको देगा टैक्स प्लानिंग का। अब टैक्स प्लानिंग किसको आता है? जिसको टैक्स लॉ पढ़ना आता है। जब तक लॉ समझोगे ही नहीं, टैक्स क्या होता है, इंटेंशन ऑफ लॉ क्या है, लॉ का ड्राफ्टिंग कैसे होता है, जब तक वो समझोगे ही नहीं आप, तब तक कंसल्टेंसी तो दूर का बात है। आपको पास होने के लिए 40 मार्क्स चाहिए होता है ना पर पेपर, और ग्रुप में 50। तो अगर आप 40 मार्क्स ले आते हो तो एग्जाम पास हो जाते हो। बट कंसल्टेंट बनने के लिए 40 से नहीं चलता, आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए होता है, आपको एक्सपर्ट लेवल चाहिए होता है, तब आप बनते हो कंसल्टेंट। तो पास होना बहुत इजी है, 40% लेवल पे आप पास हो जाते हो। बट कंसल्टेंट 100% लेवल पे बनते हैं अपने। आप क्लाइंट को ये नहीं बोल सकते हो, कल वो क्लाइंट आएगा कि आप जिस मैटर पे क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, वो हम सिलेबस वो हम छोड़ के गए थे एग्जाम में, ऑप्शन में निकाल दिए थे, फिर भी पास हो गए, क्लाइंट भाग जाएगा। तो समझना, यहां पर सिर्फ 40 मार्क्स के लिए आप काम नहीं कर रहे हो। अभी हम आपको बता दें कि अगर आपका इंटेंशन पास होने का है, जस्ट कि कैसे भी टैक्स में पास हो जाए, तो आप गलत जगह क्लास कर रहे हो। अगर पास होना ऑब्जेक्टिव है, खुद से पढ़िए इंस्टीट्यूट के बुक से, कोई भी पेपर, टैक्स नहीं, कोई भी पेपर अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हो, खुद से पढ़िए इंस्टीट्यूट के बुक से, ऑटोमेटिकली पास। बट जब आप मेरे को फी पे कियो, क्लास करने में ऑलमोस्ट 220 आवर्स लगाओगे आप, समझ आ रहा है? तो इसके लिए आपको अगर आप इतना टाइम इन्वेस्ट कियो, इतना पैसा इन्वेस्ट कियो, तो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ये पेपर से पैसा कमाना सीखे। और आपको आज हम प्रॉमिस कर रहे हैं, ये सिलेबस खत्म होने से पहले आपका फी जितना मेरे को आप दियो ना, वो फी रिकवर करवा देंगे हम आपके घर वाले से, टैक्स प्लानिंग के थ्रू। जितना फी दियो उतना रिकवरी हो जाएगा, ये इंश्योर कर देंगे हम, ये पढ़ाते पढ़ाते सिलेबस आपका। तो इफेक्टिवली फ्री हो जाएगा आपका सिलेबस या आपका कोर्स। क्लियर है? तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, कंसल्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट, और कंसल्टेंसी के लिए आपको एक्सपर्ट चाहिए लेवल। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना ना बहुत इजी होता है, बट जब आप उस लेवल पे काम करोगे, क्योंकि कल को आप क्वालिफाई होगे तो आप किससे कंपीट कर रहे होगे? वो लोग जो 15-20 साल 30 साल 40 साल से इस लाइन में बिजनेस में हैं, तो उनसे कंपीट करने के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा चाहिए हमारे को, तो वो होता है नॉलेज। तो एक ही ऑब्जेक्टिव है मेरा पूरे कोर्स में कि हम आपको टैक्स कंसल्टेंसी के लेवल तक पहुंचाएं।
इंटर में ऑब्वियसली एक लेवल पे रुकेंगे अपने, और ये फाउंडेशन पे बिल्ड होगा फाइनल, और फाइनल के बाद एंश्योर हो जाएगा कि आप अपना प्रैक्टिस टैक्स में चालू कर पाओगे। क्लियर है? चलिए, तो ये था पेपर का डिमांड एकेडमिक पर्सपेक्टिव से और करियर के पर्सपेक्टिव से टैक्स कितना इंपॉर्टेंट है। और समझना, ये पेपर है ही ऐसा ना, मतलब आप मेरे से पढ़ रहे हो इसलिए हम ऐसा नहीं बोल रहे, ये पेपर ही ऐसा है कि आपको इस पेपर से प्यार हो जाएगा। और अगर आपको इस पेपर से प्यार नहीं होता है, मतलब बाय डिफॉल्ट, तो हम इंश्योर करेंगे कि इसको आपको इस पेपर से प्यार हो जाएगा। क्लियर है? सबसे ज्यादा काम आने वाला ये पेपर है। जैसे ही आपके घर वाले सुनेंगे ना कि आप सीए कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट उनका एक एजम्पशन हो जाता है ना कि आपको टैक्स का नॉलेज है। जब इनकम टैक्स पे करने का टाइम आएगा, रिटर्न भरने का टाइम आएगा, तो वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बताओगे उनको कुछ। समझ रहे? तो लोग आपको अब दूसरे नजर से दिखने वाले हैं इंटर पे आप आ गए हो कि आपको ये सब चीज का नॉलेज है। क्लियर है? समझना, टैक्स बहुत ही डायनामिक पेपर है। हर साल टैक्स में चेंजेस आता है। इनकम टैक्स में वो बात करेंगे हम लोग। इनडायरेक्ट टैक्स तो 6-6 महीने में चेंज हो जाता है। इनफैक्ट इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ा कुछ रिफॉर्म आया है ना, तो वो जीएसटी आया। इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा रिफॉर्म है जीएसटी। और इस नया लॉ को पढ़ने का नया तरीका होता है। आप पुराने तरीके से ये सब पढ़ नहीं सकते। हाँ, एग्जाम ओरिएंटेशन के लिए आपका चल जाएगा, बट नॉलेज के लिए या मार्केट में अगर आप कंपीट करना चाहते हो तो न्यू टेक्निक्स चाहिए आपको, न्यू लॉ समझने और पढ़ने के लिए। और मेरा प्रॉमिस है इस पेपर में हम एंश्योर कर देंगे ये चीज आपको। ठीक है? चलिए, बात काफी हो गया, अब अपने आते हैं कंटेंट पे। और पेज 1 पे अगर आप आते हो, ठीक है, एक और बात, हम आपको बुक्स का भी थोड़ा डेटा दे देना कि नंबर ऑफ बुक्स कितना मिलेगा। तो आपको टोटल में 2 एरिया हमारा, एक होता है डायरेक्ट टैक्स जिसमें इनकम टैक्स होगा, इनकम टैक्स का 2 बुक होगा, और फिर जीएसटी, इसका 2 बुक होगा। 2 बुक में क्या होता है हमारा, एक बुक मेन बुक होता है जो टैक्स ढाबा नाम से आपके पास है, और एक हमारा क्वेश्चन बैंक होता है एलिक्सर के नाम से, सेम जीएसटी में, और ये फुली कलर्ड है हमारा, फुली कलर्ड। और बुक में आपको मजा आएगा, मतलब आप देख लेना, बुक देख के आपको पकड़ के आपको फील होगा क्वालिटी का। ठीक है? चलिए, पेज नंबर 1 पे अपने आते हैं, और जस्ट आज हम बेसिक बात करेंगे, छोटा सा लेक्चर है, इंट्रोडक्शन है, कंक्रीट वे में कल से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है? अगर आपसे हम पूछें कि टैक्स क्या होता है, चलो आप घर में बैठे हो भले, बट आप बताओ ना मेरे को, खुद से बोलो। ऑल्दो हम और आप एक दूसरे को सुन नहीं रहे, बट इस वे में हम लोग पढ़ेंगे कि आपको लगेगा 2 वे कम्युनिकेशन है। ठीक है? चलिए, ये बताइए टैक्स क्या होता है। अगर आपसे हम पर्सनली पूछ ले, आपके घर वाले पूछ लें कि यार टैक्स का सब क्लास लेने गए हो, टैक्स होता क्या, ये तो बता दो, बोलिए। कोई सोफिस्टिकेटेड आंसर नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है? आप ऐसा कोई मतलब डेफिनेशन टाइप आंसर देने का कोशिश मत करो, जस्ट लेमैन लैंग्वेज में बात होगा कि टैक्स क्या होता है। तो आप बोलोगे हम लोग कुछ पैसा गवर्नमेंट को देते हैं टैक्स के नाम पे। क्लियर है? चलो ठीक है, गवर्नमेंट को तो हम लोग बहुत सारा पैसा देते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस होगा आपके या पासपोर्ट होगा, बोलिएगा ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट बनवाने के लिए आप पैसा दियोगे ना गवर्नमेंट को, फी लगता है। बट जब आप पासपोर्ट के लिए पैसा देते हो तो आप बोलते हो पासपोर्ट फी, ड्राइविंग लाइसेंस फी। बट जब टैक्स का बात आता है, इनकम टैक्स, तो आप बोलते हो इनकम टैक्स। तो क्वेश्चन उठता है, फी और टैक्स दोनों ही पैसा हम दे रहे गवर्नमेंट को, बट एक को नाम दे दिया गया फी, एक को नाम दे दिया गया टैक्स। तो क्या डिफरेंस है? तो पहले समझिएगा टैक्स का मतलब क्या होता है। टैक्स का मतलब होता है पैसा लेना आपसे। ठीक है? मनी लेना। फी में भी क्या होता है, हम आपसे मनी लेते हैं। बट डिफरेंस कहां आता है, फी किसी सर्विस के रेस्पेक्ट में होता है,
कुछ फैसिलिटी दिया गवर्नमेंट आपको, इसलिए आप फी दे रहे हो। पासपोर्ट बना के दिया, ड्राइविंग लाइसेंस बना के दिया, तो फी दिए। बट टैक्स में ऐसा 1-to-1 कोरिलेशन नहीं है। मतलब आप ये नहीं बोल पाओगे इसलिए हम टैक्स दिए, या फिर टैक्स दिए तो मेरे घर के बाहर रोड बन जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं। रेदर टैक्स को और अच्छे से समझते हैं कि टैक्स को किस वे में लेना चाहिए। तो समझे ना, कौटिल्य, ठीक है, चाणक्य आप लोग सुने होंगे, वो बोला था कि टैक्स सरकार को या किंग को, उस टाइम किंग हुआ करता था, इस वे में कलेक्ट करना चाहिए जिस वे में एक हनी भी, मधुमक्खी हनी कलेक्ट करती है। समझे ना, जब एक मधुमक्खी फ्लावर से हनी कलेक्ट करती है तो वो फ्लावर को हार्म नहीं करती है। रेदर वो हनी कलेक्ट करने से फ्लावर ब्लूम करता है, खुलता है, खिलता है। तो इससे हनी भी का भी फायदा हुआ और फ्लावर का भी। उसी वे में एक सरकार को या एक गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना चाहिए अपने लोग से, जिससे उनका ही फायदा हो, पब्लिक का ही फायदा हो। अब समझना, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है कि सरकार क्या कर रहा है, रोड खराब है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है कंट्री में, तो बोलते हैं सरकार क्या कर रहा है। कोविड का सिचुएशन आ गया ऐसा, तो हम लोग हर चीज के लिए सरकार पे डिपेंड करते हैं कि सरकार करे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर दे, सिक्योरिटी दे, कोविड में फ्री मेडिसिन। अब सरकार कहां से दे? पैसा भी तो होना चाहिए सरकार के पास। तो ये पैसा जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो है गवर्नमेंट का, मेनली टैक्सेस। क्लियर है? चलिए हाँ, तो ये टैक्स क्या है? एक तरह से सोर्स ऑफ रेवेन्यू है जो कि गवर्नमेंट आपसे लेता है। क्यों लेता है? ताकि उसी पैसे को यूज करके आपको और बेटर फैसिलिटीज या लिविंग दे पाए। ठीक है, चलिए आते पेज 1 पे। एक और बात, आप पेपर बुक देखे होगे, बुक पूरा का पूरा 8 पेपर पे है, जो ग्लॉसी पेपर आप देख रहे हो ना। तो एक और बात आपके लिए बता दे कि बहुत बार आप यहां लिखोगे, क्योंकि समझना ये हम लोग एक्सपेंसिव पेपर यूज करते हैं। ये शो ऑफ के लिए नहीं बोल रहे, जस्ट आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको पता रहे कि बहुत बार, क्योंकि इस पेपर में 8 पेपर में लिखने से ना नॉर्मल पेन से वो पेपर फैल जाता है, तो बुक आपका थोड़ा खराब लगने लगेगा या लिखने में आपको प्रॉब्लम होगा। तो मार्कर पेन वगैरह अगर आप यूज करते हो ना तो वो आपको हेल्पफुल होगा, आराम से वो स्टे करता है इस पेपर पे। ठीक है, चलिए तो आते हैं अपने मीनिंग ऑफ टैक्स। क्या बोल रहा है? टैक्स मे बी डिफाइंड एज अ पेक्यूनियरी बर्डन लेड अपॉन इंडिविजुअल्स और प्रॉपर्टी ओनर्स। क्या बोल रहा है? टैक्स का मतलब क्या है? एक पेक्यूनरी बर्डन है। पेक्यूनरी मतलब मॉनेटरी बर्डन है, गवर्नमेंट पैसा लेता है ना आपसे। और बोलिए ना, टैक्स चॉइस है क्या आपका? मन है तो टैक्स दो, नहीं तो नहीं दो, ऐसा होता है क्या? नहीं, ये बाउंडेशन है, मैंडेटरी पेमेंट है। ये कोई डोनेशन नहीं है, चंदा नहीं दे रहे हो आप गवर्नमेंट को, ये मैंडेटरी है, देना है। इसीलिए बोल रहा है टैक्स में बी डिफाइंड एज अ पेक्यूनरी बर्डन लेड अपॉन इंडिविजुअल्स, हम लोग, और प्रॉपर्टी ओनर्स, इस वर्ड पे आएंगे हम लोग। क्यों लेता है गवर्नमेंट? टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। क्लियर है? अ पेमेंट एग्जैक्टेड बाय लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। अब हम जैसे ही ये बात बोलते हैं कि टैक्स एक मैंडेटरी पेमेंट है, तो क्या गवर्नमेंट आपके सर पे कनपट्टी पे बोलिएगा गन रख के बोलता है क्या पैसा दो? नहीं, हफ्ता नहीं मांग रहा है, टैक्स मांग रहा है। तो ये जो मैंडेटरी होता है, हम बोल रहे हैं मैंडेटरी कैसे होता है? तो अगर किसी भी कंट्री में अगर आपको कुछ मैंडेटरी करना हो तो उसके लिए आप एक्ट ले आओ, लॉ ले आओ, और वो मैंडेटरी हो जाता है। तो इसीलिए लिखा हुआ है अ पेमेंट एग्जैक्टेड बाय लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। ठीक है, लॉ लाने के लिए। आगे और क्लेरिफाई करके लिखा हुआ है अ टैक्स इज नॉट अ वॉलंटरी पेमेंट। काम का चीज अब यहां से चालू हो रहा है। अ टैक्स इज नॉट अ वॉलंटरी पेमेंट। ये कोई चंदा और डोनेशन, ये कोई चंदा नहीं है या मन चाहा पेमेंट नहीं है, बट एन एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, मैंडेटरी है। कैसे मैंडेटरी है? क्योंकि लॉ लाया जाता है। एग्जैक्टेड परसुएंट टू लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। इन अदर वर्ड्स, अगर टैक्स को सम अप किया जाए तो बोल रहा है इट मींस कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी अंडर फोर्स ऑफ ए लॉ।
ठीक है, बस यही ध्यान रखना। टैक्स का मतलब क्या है? कंपलसरी पेमेंट, जिसमें मॉनेटरी पेमेंट होता है। कंपलसरी कैसा होता है? तो एक्ट ला के, अंडर फोर्स ऑफ ए लॉ। क्लियर? चलिए, अब टैक्स दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। सिलेबस में हमारे दोनों है। चलो, मेरा एक क्वेरी है आपसे, पहले तो ये बताइए ना कि आर यू अ टैक्स पेयर? बोलिए, क्या आप टैक्स पेयर हो? बहुत कोई सोच रहे होंगे नहीं हमारा कहाँ इनकम है यार, अभी अभी तो पढ़ रहे हैं, तो अभी टैक्स पेयर कैसे? बट आप हो टैक्स पेयर। आप बोलोगे मेरे को पता ही नहीं हम टैक्स पेयर है। हाँ, क्योंकि टैक्स का मतलब सिर्फ इनकम टैक्स नहीं होता है कि जो आप कमाए और टैक्स दे दिए। टैक्स दो टाइप का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। और आप इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हो, आपको पता ही नहीं है इस बात का। क्लियर? चलिए समझते हैं क्या है पहले तो ये टैक्स। तो टाइप्स ऑफ टैक्सेस दो होता है, एक डायरेक्ट टैक्स, हिंदी में इसको प्रत्यक्ष कर बोलते हैं, टैक्स मतलब कर, और इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ऐसा टैक्स, सुनिए अच्छे से, डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? ऐसा टैक्स जिस पे लगा, जो जिस पर्सन पे लगाया गया है वही पर्सन अपने पॉकेट से पे करता है। रिपीट कर रहे, ऐसा टैक्स जो जिस पर्सन पे लगाया गया है वो पर्सन अपने पॉकेट से पे करता है। बर्डन उसी पे जिस पे टैक्स लगाएं, लगाना मतलब लेवी, लेवी वर्ड समझ रहे हो ना, और लेना मतलब कलेक्शन। तो अभी हम बोल रहे हैं लेवी जिस पर्सन पे होगा उसी पर्सन के पॉकेट से कलेक्ट होगा। मतलब बर्डन कौन बियर करेगा? जिस पे लगाया गया। थोड़ा सा हिस्ट्री भी समझा दें आपको हम टैक्स का, कि टैक्स इंडिया में लगा कब, कब से। हाँ, मुगल्स के टाइम से था, जिजिया कर वगैरह, ये सब हम लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, उसका बात नहीं कर रहे हैं। सबसे इनकम टैक्स का अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स इंडिया में फर्स्ट टाइम लगा 1860 में। 1860 में सर जेम्स विल्सन हेड था ब्रिटिशर्स का, और वो इंडिया में लगाया था ये। आप बोलोगे क्यों लगाया था? क्योंकि 1860 के पहले 3 साल पहले 1857, हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट ईयर, मंगल पांडे याद आ रहा है? फर्स्ट फ्रीडम फाइट इंडिया का। तो 1857 में जो फर्स्ट रिवॉल्ट हुआ था इंडिया में, इतना मैसिव था, वो तो कोऑर्डिनेशन फेलियर के चलते हम लोग उस दिन आजाद नहीं हुए, एल्स 1857 पूरा पूरा हिला के रख दिया था ब्रिटिशर्स को। क्लियर है? अकॉर्डिंगली इससे ब्रिटिशर्स का बहुत लॉस हुआ 1857 के रिवोल्ट से। वो लॉस को कंपनसेट करने के लिए 1860 में इनकम टैक्स लगाया गया था, और बोला गया जो जैसा कमा रहा है उससे टैक्स लो, कमाई पे। तो फर्स्ट टाइम इंडिया में इनकम टैक्स 1860 में आया था। इसके बाद ऑब्वियसली बहुत चेंजेस हुआ, और इंडिपेंडेंस के बाद भी कंटिन्यू रहा, और 1961 में एक न्यू टैक्स लॉ लाया गया था, इनकम टैक्स एक्ट। तो आज जो आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हो ये 1961 में आया है। क्लियर है? वैसे गवर्नमेंट का प्लान है कि कोविड के चलते तो अभी थोड़ा सा प्लान डिले हो गया, एल्स पुराना इनकम टैक्स हटकर नया इनकम टैक्स लाने का डायरेक्ट टैक्स कोड। ठीक है, ये प्लान तो अभी 1-2 साल के अंदर था, बट क्योंकि कोविड के चक्कर में 1 साल इकोनॉमी पूरा डाउन हो गया तो इसको अभी होल्ड पे रखा गया। बट फ्यूचर में इनकम टैक्स पुराना वाला हटकर नया आएगा। अब आप डरना मत कि हम तो पुराना पढ़ रहे हैं, आप सबसे सही पोजीशन पे बेस्ड हो, क्योंकि आप पुराना पढ़े हो तो आपको पता चलेगा कि पुराने एक्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे क्या लैकुनास था, क्या कमी था कि नया लॉ लाना पड़ेगा। क्लियर है? तो सिर्फ एग्जाम तक नहीं रहने वाला ये चीज, अब ये चीज यहां से आपका कंटिन्यू होगा पूरे करियर में। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से इनकम टैक्स चालू हुआ। और इनकम टैक्स आप समझना, अपने पापा से पूछना अभी क्लास के बाद कि पापा पिछले साल कितना इनकम टैक्स दिए, वो तुरंत बता देंगे आपको। क्यों?
क्योंकि इनकम टैक्स उनके पॉकेट से गया, चुभता है। टैक्स जब जाता है ना पॉकेट से तो हम लोग को रियलाइज होता है और याद रहता है। आइए पहले हम इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का बात करते हैं। और इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस पर्सन पे लगाएं उसी पर्सन से कलेक्ट भी कर रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। इनकम टैक्स, सॉरी, डायरेक्ट टैक्सेस आर पेड डायरेक्टली टू गवर्नमेंट बाय अ पर्सन। आप डायरेक्टली पे करते हो। इनडायरेक्ट टैक्स का भी हम बात नहीं कर रहे। नेक्स्ट, इट इज लेविड ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन। समझना, दो तरीके से टैक्स लिया जाता था डायरेक्ट टैक्स। एक तो इनकम टैक्स होता था और एक वेल्थ टैक्स होता था। अब हट गया, एबॉलिश हो गया इंडिया से। अगर आप ऊपर का लैंग्वेज देखो तो ऊपर हम पढ़ाते टाइम में बोले थे, पढ़िएगा फर्स्ट लाइन फिर से। टैक्स मे बी डिफाइंड एज पेक्यूनरी बर्डन laid upon individuals or property owners। तो पहले क्या था ना, समझना अच्छे से, इनकम पे टैक्स। इनकम मतलब कमाई। तो अगर आप इस साल कमाई किए हो तो उस कमाई पे टैक्स दीजिए, उस टैक्स को बोला गया इनकम टैक्स। और एक टैक्स हुआ करता था वेल्थ टैक्स। वेल्थ मतलब संपत्ति, इनकम मतलब कमाई, रेकरिंग नेचर का। समझ आ रहा है? बोला ये पेन बेच के पैसा आया, ये मेरा कमाई है, इनकम है। बट मेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, ये मेरा वेल्थ है। तो पहले इनकम पे भी टैक्स था और वेल्थ पे भी टैक्स था। फिर गवर्नमेंट वेल्थ टैक्स हटा दिया और आज के टाइम पे इनकम, सॉरी, डायरेक्ट टैक्स में एक ही टैक्स है, इनकम टैक्स। नीचे लिखवाएंगे, लिखिएगा मत, जो लिखना होगा ना हम बता देंगे आपको। ठीक है, तो नीचे ये बात मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसके अलावा थर्ड पॉइंट, डायरेक्ट टैक्स, ये मेन पॉइंट है। डायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड मतलब लगाना, एज वेल एज कलेक्टेड मतलब लेना, फ्रॉम द सेम पर्सन। जिस पर्सन पे टैक्स लगाते हो वो पर्सन से ही लिया जाता है, वो होता है डायरेक्ट टैक्स। आगे देखिएगा, इन अदर वर्ड्स द पर्सन हु पेज द टैक्स एक्चुअली बियर्स इट। तो हम इनकम टैक्स अपने कमाई पे देते हैं और जितना भी कमाई हुआ उसमें से कुछ टैक्स निकाल कर पॉकेट से गवर्नमेंट को देंगे। तो इनकम टैक्स लगा मेरे पे, जो इनकम अर्न किया, और हम अपने खुद से पे भी किए, तो इसको बोला गया डायरेक्ट टैक्स। क्यों डायरेक्ट टैक्स? क्योंकि लगाया भी गया उसी पर्सन पे और लिया भी गया उसी पर्सन से। लेवी एंड कलेक्शन दोनों सेम पर्सन से। इसका नेक्स्ट लाइन खुद से पढ़ के एक बार छोड़ दीजिए, इसको बस पढ़ के छोड़ दीजिए, हम नहीं पढ़े हैं अभी तक। क्लियर? चलिए, चलो ये तो आप बोलोगे ये तो समझ आ गया, इनकम टैक्स जो कमाता है वो देता है। मेरा क्वेश्चन फिर से है, आर यू अ टैक्स पेयर? बोलिएगा। चलो क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं, आर यू अ इनकम टैक्स पेयर? बोलिएगा, आप इनकम टैक्स पेयर हो क्या? आप बोलोगे नहीं, मेरा तो इनकम ही नहीं है। एज्यूमिंग आपका आज कोई इनकम नहीं है, तो क्योंकि आपका इनकम नहीं है तो आज के दिन आप इनकम टैक्स पेयर तो नहीं हो, बट टैक्स पेयर हो आप। क्यों? क्योंकि अगर आप ये पेन परचेज किए मार्केट से, आप मेरे से क्लास लियो, या कुछ भी गुड्स या सर्विस लियो मार्केट में, चलिए चिप्स का पैकेट खरीदो आप, चलो तो चिप्स का पैकेट मान लो आप 10 रुपए का परचेज कियो, तो वहां लिखा होता है एमआरपी 10 रुपीज और ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। मतलब आप सिर्फ 10 रुपीज चिप्स का नहीं दियो, टैक्स भी है उसमें, और अकॉर्डिंगली आप जब 10 रुपया दिए तो आप भी क्या बन गए? टैक्स पेयर। बट वो इनकम टैक्स नहीं था, वो है इनडायरेक्ट टैक्स। समझे ना? आपके फादर वाला एग्जांपल फिर से लेते हैं, ठीक है? अपने से, अपने फैमिली से लिंक करोगे ना तो और अच्छे से समझ आता है। ठीक है, चलो आपके फादर से पूछिएगा फिर से कि इनकम टैक्स कितना दिए पिछले साल, वो बता देंगे कंफर्म। बट अगर हम आप अपने फादर से पूछने जाओ कि पिछले साल इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिए, नहीं बता पाएंगे।
फादर छोड़ो, हम आपसे पूछते हैं लास्ट एक वीक में, साल तो बहुत दूर का बात है, लास्ट एक वीक या लास्ट 1 से 2 दिन में आप कितना इनडायरेक्ट टैक्स दिए हो बताओ। आपको पता ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको आज तक रियलाइज ही नहीं हुआ है कि आप टैक्स देते हो। हर प्रोडक्ट जो आप परचेज करते हो गुड्स, उसमें टैक्स जुड़ा होता है। चिप्स का पैकेट जो 10 रुपए का है, टैक्स जुड़ा हुआ है, उसमें कितना टैक्स है आपको पता नहीं है। आप तो बस सेलिंग परचेज प्राइस सोचकर पे कर दिए। आप मान के चलो ओला उबर से क्लास आते हो, टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, बट कितना लगता है आपको पता है क्या? नहीं। आप फेयर सोच के पे कर देते हो। समझ आ रहा है? तो ये पता नहीं चलता है, इसलिए इन सबको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता था? इनकम पे। ठीक है, यही पढ़े ना आपने। डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? इनकम और वेल्थ। वेल्थ तो हट गया अब। तो आज के दिन डायरेक्ट टैक्स सिर्फ किस पे? इनकम पे। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे? तो अगर आप कोई गुड्स परचेज करते हो या कोई सर्विस लेते हो, तब लगता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, रेस्टोरेंट जाते हो, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी लगता है, सर्विस है वो। क्लास लेते हो, सर्विस है वो। क्लियर? तो पढ़िएगा राइट हैंड साइड क्या बोल रहा है? इनडायरेक्ट टैक्सेस आर पेड इनडायरेक्टली बाय गवर्नमेंट, सॉरी, टू द गवर्नमेंट बाय अ पर्सन। तो ये आपको पता ही नहीं चलता और आप दे देते हो। नेक्स्ट पॉइंट, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इसीलिए नाम जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट, इनडायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन। ये मेक की पॉइंट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस समझने के लिए। क्या बोल रहा है? फिर से पढ़ते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन बट एक्चुअली कलेक्टेड फ्रॉम अदर पर्सन। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। एक तो आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा ना कि दो दो टैक्स क्यों रखा है गवर्नमेंट, एक ही रखता है यार। तो समझे ना, अगर इनकम टैक्स आज के दिन मैक्सिमम 30% है, प्लस कुछ कुछ होता है वो अभी आपको नहीं पता है, तो हम 30 बोल रहे हैं। अब इसको बढ़ा के गवर्नमेंट 50 कर देगा तो लोग तो बवाल कर देंगे कि आधा कमाई ले जा रहा है। तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स ना दिख जाता है, डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि जिस पे लगाए वही पे किया। कुछ और भी सोर्स ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या ले आया? इनडायरेक्ट टैक्स, जो पता ही नहीं चलेगा लोग को और लोग दिए जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए दो टाइप का टैक्स रखा गया। चलिए मान के चलो, फिर से हम समझाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? तो अभी हम बोले इनडायरेक्ट टैक्स लगता है गुड्स या सर्विस पे। ठीक है, मान के चलो गवर्नमेंट मेरे पास आया, बोला वृंदावन क्या करते हो? हम लोग पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। तो गवर्नमेंट बोला सर्विस देते हो? हम बोले हाँ, पढ़ाना सर्विस है। तो गवर्नमेंट बोला कि टैक्स देना पड़ेगा। हम बोले किस बात का टैक्स? जितना भी पढ़ाने के बाद रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके जो इनकम बचता है, हम तो इनकम टैक्स दे ही रहे हैं ऑलरेडी, तो किस बात का टैक्स दें? तो गवर्नमेंट बोला कि चलो इनकम टैक्स तो आप दे रहे हो बराबर। क्यों? क्योंकि आप कमा रहे हो, बेनिफिट ले रहे हो, तो आपको इनकम टैक्स देना है। हम बोले ठीक है। गवर्नमेंट बोला सर्विस भी तो दे रहे हो आप, तो जीएसटी भी दो। हम लोग जीएसटी क्यों दें? हम बेनिफिट हम थोड़ी ले रहे हैं सर्विस का। समझिएगा, हम सर्विस प्रोवाइडर है, सप्लायर ऑफ सर्विस है। सर्विस दे रहे, ले थोड़ी रहे। और जो बेनिफिट ले रहा है, टैक्स का बर्डन तो उस पर होना चाहिए। तो गवर्नमेंट बोला बराबर है। यही कॉन्सेप्ट ही है कि जो बेनिफिट ले रहा है उस पर टैक्स होगा, जो इनकम कमाया बेनिफिट है वो टैक्स दिया। सेम वे अगर कोई गुड्स परचेज किया, चिप्स का पैकेट आप परचेज किए, आप ले रहे हो बेनिफिट, तो टैक्स आप पे होना चाहिए। क्लियर है? तो गवर्नमेंट बोला आप तो सही बोल दिए, चलो ठीक है, हम आपसे जीएसटी नहीं लेते। गवर्नमेंट बोला हम चले जाते हैं स्टूडेंट्स के पास और स्टूडेंट से जीएसटी मांगेंगे। अब जैसे ही गवर्नमेंट स्टूडेंट्स के पास जाएगा, गवर्नमेंट का हालत खराब हो जाएगा। 1000 स्टूडेंट्स है, एक एक करके सबसे टैक्स मांगना
स्टूडेंट से फिजिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो वापस आ गया, मान के चलो मोदी मेरे पास बोला यार वृंदावन आप जीएसटी आप तो नहीं दोगे क्योंकि कंज्यूमर देता है जो बेनिफिट लेता है। अब स्टूडेंट्स इतने सारे हैं तो हम किस किस को पकड़ें? हम बोले कोई बात नहीं मोदी जी, हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, स्टूडेंट से मेरा बातचीत तो होता ही है, स्टूडेंट से हम अपना पैसा तो लेते ही है फी, तो हम फी के साथ साथ मोदी जी आपका भी पैसा ले लेंगे टैक्स, और जो आपसे स्टूडेंट से हम फी लेंगे वो तो अपने पास रख लेंगे, और जो टैक्स लेंगे वो आपको दे देंगे। समझ आ रहा है? तो मोदी बोला हाँ ये तो परफेक्ट है, इससे हजारों स्टूडेंट्स को पकड़ने का जरूरत नहीं है, हम सिर्फ मेरे मतलब वृंदावन गिरी को पकड़ेंगे, उससे मेरे को 1000 आदमी का टैक्स मिल जाएगा। समझ आ रहा है? अब इस केस में समझिएगा टैक्स मोदी को कौन पे कर रहा है, देने कौन जा रहा है? तो देने हम जा रहे हैं, हम मोदी को पैसा दिए जीएसटी का, बट अपने पॉकेट से दिए क्या? नहीं, वो तो टैक्स हम आपसे लिए और मोदी को दे दिया। तो इस बार टैक्स देने वाला आदमी कोई और है और बर्डन बियर करने वाला आदमी कोई और है। जा रहा है टैक्स आपके पॉकेट से, बस आप देने नहीं गए, देने हम गए। तो इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देकर इनडायरेक्टली दिए। ठीक है? और इसके लिए गवर्नमेंट क्या किया? गवर्नमेंट बोला जो लोग भी सप्लायर हैं, चाहे गुड्स के या सर्विस के, मेरे पे जीएसटी लेवी किया गया, लगाया गया, बट हम अपने पॉकेट से नहीं देते, हम आपसे लेके देते हैं, तो ये बन गया इनडायरेक्ट टैक्स। बट इनकम टैक्स पॉकेट से जाएगा। तो यही डिफरेंस है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स में। ठीक है, चलिए फिर से थर्ड बुलेट पढ़िएगा डायरेक्ट टैक्स का। पहले डायरेक्ट टैक्स का तो क्या बोल रहा है? डायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड एज वेल एज कलेक्टेड फ्रॉम द सेम पर्सन। मेरे पे लगाया गया तो मेरे ही पॉकेट से इनकम टैक्स लेगा गवर्नमेंट, वो हम आप पे शिफ्ट नहीं कर सकते। दैट इज इन अदर वर्ड्स पर्सन हु पेज द टैक्स एक्चुअली बियर्स इट। ठीक है, हम खुद से। ऑन द अदर हैंड यहां देखिए इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, तो बोल रहा है इनडायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन। मेरे पे लगाया गया जीएसटी क्योंकि हम सर्विस दे रहे हैं, बट लैंग्वेज देखिएगा एक्चुअली कलेक्टेड फ्रॉम अनदर पर्सन, आप, दैट इज कंज्यूमर्स। इन अदर वर्ड्स द पर्सन हु पेज द टैक्स, हम जो पे कर रहे गवर्नमेंट को, रिकवर्स इट फ्रॉम अनदर पर्सन, हम आपसे लेके दे रहे हैं। समझ आ रहा है? तो ये याद रखिएगा डायरेक्ट टैक्स। अब वर्ड में समझ आ रहा है आपको डिफरेंस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली आपके पॉकेट से जाता है, खुद जाके देते हो। इनडायरेक्ट टैक्स आप देने नहीं गए, आप मेरे को दिए, हम दे दिए गवर्नमेंट को। सेम वे आप जब चिप्स का पैकेट परचेज किए तो आप सेलिंग प्राइस में टैक्स जुड़ा हुआ था, शॉप वाले को दे दिया, और शॉप वाला आपसे जो पैसा लिया उसमें से अपना पैसा रखा और टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को दे दिया। आप रेस्टोरेंट में गए तो रेस्टोरेंट वाला अपना सर्विस चार्जेस के साथ साथ आपसे जीएसटी लिया, अपना पैसा रख लिया, टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को दे दिया। तो बर्डन तो जा रहा आपके ही पॉकेट से, बस आपको पता नहीं चल रहा है, या आप खुद से चल के नहीं दे रहे हो, इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप अब आपको ये दो वर्ड समझ आ गया होगा अच्छे से। चलिए लास्ट बुलेट नहीं पढ़ाए थे हम डायरेक्ट टैक्स का, तो आइए इसको पढ़ते हैं। और डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर इंडिविजुअल और एंटिटी। इसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते। जीएसटी तो हम शिफ्ट कर दिए, मेरे पे जीएसटी लगा, हम आप पे शिफ्ट करके फी के साथ ले लिया, ठीक है, बट डायरेक्ट टैक्स शिफ्ट नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड राइट हैंड साइड देखिए, एंड इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अनदर इंडिविजुअल और एंटिटी। क्लियर है? इनडायरेक्ट टैक्स का भी हिस्ट्री बताएंगे, जैसे आपको डायरेक्ट टैक्स का बताया ना 1860, वैसे इनडायरेक्ट टैक्स का भी बताएंगे। एक और बात, एक काम करिए ना, बुक में ही ऐसे तो कुछ कुछ नोट्स कॉपी में लिखेंगे हम लोग, बट कुछ कुछ जो
यहां लिख सकते हो, उसको यहीं दिखा देते हैं। बुक में आइएगा, हम एक ग्राफ बना रहे हैं, पहले देख लेना हमेशा, ठीक है। दो एक्सिस ले लेते हैं हम, पहले मेरे को बनाने दीजिएगा फिर बनाइएगा। ये मेरा इनकम टैक्स है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे मेरा इनकम है। क्लियर? सुनिएगा अच्छे से, अगर आपसे हम पूछे कि इनकम टैक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, खुद से बताइए। वाई एक्सिस पे इनकम टैक्स है और एक्स एक्सिस पे इनकम है, ग्राफ बताइए इनकम टैक्स का। तो आई गेस मैक्सिमम आप लोग में से लोग बोल दिए होंगे अपवर्ड स्लोपिंग होगा। अपवर्ड स्लोपिंग मतलब इस टाइप से। ऐसा क्यों? ये ग्राफ क्यों बनेगा? क्योंकि अगर आपका इनकम नहीं है, जैसे आज के दिन आपका इनकम एज्यूम कर रहे हैं हम नहीं है, तो आप टैक्स नहीं देते हो। जिसका थोड़ा इनकम होगा वो थोड़ा टैक्स देगा, समझिएगा। आज आप टैक्स नहीं दे रहे हो, जब थोड़ा कमाओगे तो थोड़ा टैक्स दोगे, ज्यादा कमाओगे तो और टैक्स दोगे। अंबानी और टैक्स देगा। तो जैसे जैसे आपका इनकम लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका टैक्स का लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो इनकम टैक्स का ग्राफ ऐसा बनता है। और इसको अगर हम बोलें तो ये इनकम टैक्स, इससे आपको एक फीचर पता चलेगा, इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर है। प्रोग्रेसिव इन नेचर क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इनकम प्रोग्रेस कर रहा है वैसे वैसे हमारा टैक्स भी प्रोग्रेस करेगा। समझ आ रहा है? चलिए वीडियो पॉज करके बना लीजिए ग्राफ, या फिर एक बार इनडायरेक्ट टैक्स का भी ग्राफ बना दे, संग में बना लेना। हम इनडायरेक्ट टैक्स ही लिखते हैं, ठीक है। अभी जीएसटी वगैरह बताएंगे। और यहां पर इनकम लेवल है। खुद से बताइए खुद से, घर में बैठे हो तो क्या वो आपको लगना नहीं चाहिए घर में बैठे हो? खुद से चलिए बोलिए कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा इनडायरेक्ट टैक्स का। तो ये तो एकदम पैरेलल टू एक्सेस एक्सेस बनेगा। क्यों? क्योंकि आपका इनकम कुछ भी हो उससे मतलब ही नहीं है। ये पेन हम परचेस करें तो उतना ही टैक्स लगेगा इस पेन पे, जीएसटी, जितना अंबानी परचेस करे या एक बेगर परचेस करे। मतलब इनकम लेवल इनडिफरेंट है, या किसी का इनकम नहीं है। एक आदमी चोरी किया पैसा और चोरी के पैसे से जाकर पेन परचेज किया, उस पे भी उतना ही जीएसटी है जितना मेरे पे। तो आपका इनकम लेवल कोई मतलब नहीं करता है, टैक्स आपका कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। तो ये रहा, समझ रहा है? अकॉर्डिंगली एक फीचर यहां से पता चलेगा आपको कि इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव इन नेचर। आप बोलोगे रिग्रेसिव क्यों? क्योंकि समझिएगा इनकम टैक्स में एक अच्छा है कि गरीब आदमी पे कम, अमीर आदमी पे ज्यादा, तो ये प्रोग्रेसिव है। बट अभी हम एग्जांपल दिए कि एक गरीब आदमी भी अगर ये पेन परचेज करता है ना तो उस पर उतना ही टैक्स लगेगा जितना अंबानी पे। तो यहां गरीब और अमीर पे अलग अलग टैक्स नहीं है, अकॉर्डिंगली ये रिग्रेसिव इन नेचर। क्लियर है? तो एक काम करिए, इसको आप यहीं बना लो, ठीक, कॉपी में क्यों जाना। चलिए बना लीजिए जल्दी से। अगर आप पॉज करके बना लो ना, आपके पास तो अब ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नीचे आते हैं। डायरेक्ट टैक्स दो टाइप का होता था, एक इनकम टैक्स, एक वेल्थ टैक्स। और यहां देखिएगा लिखा हुआ है लेविड ऑन, मतलब क्या करोगे तो आप पे लगेगा। तो बोलिए इनकम टैक्स क्या करने पे लगता है? अर्न करने पे लगता है। तो लिख लेते हैं इनकम टैक्स इज लेविड ऑन द इनकम
अर्नड। और एक चीज सुना रहे, अच्छे से सुनिएगा, ड्यूरिंग द ईयर। ये बात कल समझ आएगा, क्योंकि इनकम टैक्स एनुअल टैक्स होता है, सालाना टैक्स। तो इसलिए हम यहां पे लिख दिए इनकम टैक्स क्या है, जितना भी कमाई किए साल में उस पर आप देते हो। ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट आके मेरे को फी दिया, मेरा रेवेन्यू हुआ, इनकम हुआ, तो हम दौड़ के टैक्स देंगे ना, साल साल में टैक्स होता है। ठीक है, एक्सेप्शन भी होता है, कल पढ़ेंगे हम लोग। आज तो सिर्फ टैक्स के बारे में सुन रहे ना, कल से ये चालू करेंगे इनकम टैक्स पढ़ना। ठीक है, चलिए। वेल्थ टैक्स तो हम लिख रहे इट वॉज इम्पोज्ड ऑन द वेल्थ ऑफ ए पर्सन। ठीक है, पहले लगता था संपत्ति पे, इट हैज बीन abolished now। ठीक है, अब ये हट चुका है, इंडिया में वेल्थ टैक्स है ही नहीं। क्लियर है? जब भी हम डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे, इसका मतलब क्या समझोगे आप? इनकम टैक्स। ठीक है, चलिए। देख लिए। नेक्स्ट थोड़ा सा जीएसटी, तो आई गेस सबको पता है कि जीएसटी 1-2 साल पहले आया है, मतलब इनफैक्ट 3 साल। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया था। ठीक है, क्वेश्चन उठता है क्या जीएसटी के पहले इनडायरेक्ट टैक्स नहीं था क्या? था। समझना, पहले भी ओल्ड रेजाइम में अलग अलग टाइप का इनकम टैक्स था, वो सबको हटाकर एक टैक्स लाया गया है, जीएसटी। कौन कौन सा टाइप का पहले टैक्स था ओल्ड वाला, ये भी बात कर लेते हैं ना। वैसे आप लोग ये पढ़े होंगे, अकाउंट्स वगैरह में भी बहुत जगह मिलता था ये सब। ठीक है, ये सब पता ही होगा आप लोग को कि क्या क्या टाइप का टैक्स होता था। तो एक मान के चलो हम बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। पहले एक होता था एक्साइज ड्यूटी, और क्या क्या होता था? एक होता था कस्टम्स। कस्टम्स को हम इधर कर देते हैं, एक कस्टम्स ड्यूटी, ये तो आज भी होता है। इसके अलावा सर्विस टैक्स, ये सब टैक्स सुने होंगे पहले, या सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स को वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, या सेंट्रल सेल्स टैक्स, सीएसटी, 2 टाइप का होता था। ठीक है, ये सब ब्रॉडली, ऐसे तो बहुत सारे टैक्सेस थे। इनडायरेक्ट टैक्स तो हम लोग 56 लेक्चर के बाद करेंगे। ठीक है, 56 लेक्चर हमारे को इनकम टैक्स लगेगा। आज बस सुना रहे, ये तो हमारा अलग पोर्शन है। ठीक है, समझना, कस्टम्स ड्यूटी अगर आप लोग सुने हो तो आपको पता होगा कस्टम्स क्या करने पे लगता है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पे कस्टम्स ड्यूटी लगता था, या आज भी है। इसको जीएसटी में नहीं लाया गया, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का टैक्स अलग ही है। ये सब था डोमेस्टिक टैक्सेस, और इन सब को मिला दिया गया है जीएसटी में। तो आज के दिन इनडायरेक्ट टैक्स 2 टाइप का होता है, एक कस्टम्स और एक जीएसटी। क्लियर है? पहले तो कस्टम्स समझिएगा। पहले के टाइम का बात हो रहा है, हिस्ट्री की, ये टैक्स आया कहां से। तो मान के चलो ये एक राजा का एरिया है, ये राजा 1 का एरिया है। पहले तो राजा का एरिया होता था। और मान के चलो ये राजा 2 का एरिया है, 2 अलग अलग राजा है। और आप हो मिस्टर ए, और आप रहते हो राजा 1 के एरिया में। पहले के टाइम का बात हो रहा है, आप ही बताइएगा, क्या पहले आप फ्रीली दूसरे राजा के एरिया में जाकर बिजनेस कर सकते थे पहले के टाइम? तो आप बोलोगे नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी क्लासिक एग्जांपल है कि अगर आपको दूसरे राजा के एरिया में जाकर काम करना है तो पहले आपको राजा को कुछ, या राजा से परमिशन लगता था पहले के टाइम पे। तो लोग क्या करते थे, राजा को कुछ गिफ्ट्स देते थे, कुछ अपने बोले नॉन मॉनेटरी काइंड में कुछ सामान दे दिए या पैसा दे दिए, इस टाइप का, ताकि राजा खुश होके आपको परमिशन दे दे। यही था ना सिस्टम पहले का। तो समझना, ये एक
रीति था, ये एक रिवाज था, या ये एक ट्रेडिशन था कि जब आप एक राजा के एरिया से दूसरे राजा के एरिया जाओगे तो आपको कुछ सेकंड राजा को पे करना पड़ेगा, और ये रीति रिवाज ट्रेडिशन ही कस्टम है। कस्टम वर्ड का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशन। तो ये रीति रिवाज ट्रेडिशन को ही कन्वर्ट करके बोला गया कस्टम्स, और बोला गया पहले भी तो लोग देते थे। हाँ, राजा राजा नहीं रहा, कंट्री कंट्री रहेगा। और अब बोला गया अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री खरीद बिक्री करते हो कुछ भी, तो उस पर क्या लगेगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, उस पर लगेगा कस्टम्स। तो हर टैक्स के पीछे एक हिस्ट्री है, ये एब्रप्टली नहीं लगा दिया गया, पहले से लगता आया था। हाँ, पहले कस्टम्स, पहले जब लोग देते थे तो कुछ गिफ्ट्स वगैरह देते होंगे, काइंड में कुछ देते होंगे। आज के दिन गवर्नमेंट आपसे मनी में लेता है बस। क्लियर है? तो कस्टम्स कैसे बना समझ आया? इसके अलावा अब आते हैं हम एक्साइज पे। लगान मूवी देखे हो आप लोग? लगान समझिएगा, मूवी देखना बहुत जरूरी है टैक्स समझने के लिए। बहुत सारे मूवीज से आपको जो स्टोरी जोड़ जोड़ के टैक्स समझाएंगे। ठीक है, तो समझना, लगान, लगान मूवी याद है? उसमें था कि अगर इंडिया वाले मैच हार जाएंगे तो क्या होगा, था ना? 3 गुना लगान देना होगा। लगान इटसेल्फ क्या था? बोलिए। मूवी में था कि अगर मैच हारेंगे तो इतना टाइम्स, 2 या 3 टाइम्स लगान देना होगा। लगान था क्या? घर बैठे बैठे टैक्स मत बोल दीजिएगा। ठीक है, टैक्स पढ़ रहे तो हर चीज टैक्स से जोड़ने का जरूरत नहीं है, एकदम फ्री होके कॉमन लैंग्वेज में बात करेंगे। तो मूवी में क्या था, थोड़ा याद करिए मूवी। एक आध साल से बारिश नहीं हुआ था, और बारिश नहीं था तो लोग के पास फसल नहीं था। और मूवी में अगर आपको याद हो तो पहले जितना भी फसल आप उपजाते थे, प्रोड्यूस करते थे, तो कुछ फसल आपको ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था। समझ आ रहा है? यही था ना मूवी में। तो यही कॉन्सेप्ट था कि लोग पहले से जितना भी फसल उगाते थे, प्रोड्यूस करते थे, तो उसमें से एक पोर्शन राजा को या ब्रिटिशर्स को देते थे। इसी को कन्वर्ट करके बोल दिया गया एक्साइज ड्यूटी। क्या? कि अगर आप, यही बोला गया, कुछ भी चीज प्रोड्यूस करोगे या मैन्युफैक्चर करोगे तो उस पर आपको गवर्नमेंट को कुछ टैक्स देना होगा, उसको बोला जाएगा एक्साइज ड्यूटी। मान लो हम ये पेन प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, तो इस पे एक्साइज ड्यूटी लगता था, बट हम नहीं देंगे, बेनिफिशियरी देगा जो फायदा ले रहा है। तो अगर आप ये पेन खरीदते हो तो हम आपसे अपना पैसा प्लस एक्साइज ड्यूटी लेते थे और गवर्नमेंट को एक्साइज दे देते थे, इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद सर्विस टैक्स, सर्विस पे लगता था, और इसके लिए तो ये 1994 में आया था। ठीक है, इसके लिए तो हम आपको मनमोहन सिंह का बजट स्पीच पढ़ाएंगे जब इनडायरेक्ट टैक्स का पहला क्लास करवाएंगे। क्योंकि जब 1994 में सर्विस टैक्स आया तो उस टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो उनका स्पीच पढ़ेंगे हम लोग, तब समझेंगे क्यों आया। ठीक है, अभी के लिए सिंपल सा बात है, अगर आप सर्विस देते हो तो सर्विस टैक्स लगता था। तो पहले कोचिंग हम लोग कराते थे तो कोचिंग पे सर्विस टैक्स देते थे। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर आप गुड्स को बेचते हो अपने ही स्टेट में, मान लो वेस्ट बंगाल में हम गुड्स बेचते हैं, तो मेरे को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को भी कुछ टैक्स देना पड़ता है, उसको बोलते थे वैट। सीएसटी वगैरह क्या होता है ये हम आपको फर्स्ट क्लास जब पढ़ाएंगे इनडायरेक्ट टैक्स का तब समझेंगे, अभी तो हम बस टैक्स वर्ड समझ रहे हैं। ठीक है, थोड़ी देर में अभी अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ाएंगे, वहां से भी लिंक करेंगे। तो समझिएगा अच्छे से, पहले इतना अलग अलग टाइप का इनडायरेक्ट टैक्सेस था। कस्टम्स तो इंटरनेशनल टैक्स, सॉरी एक तरह से आप क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन पे था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, तो ये आज भी चल रहा है। बाकी ये सब जो इनडायरेक्ट टैक्सेस था अलग अलग टाइप का, इसको मर्ज कर दिया गया है आज के दिन जीएसटी पे। अब गुड्स और सर्विस को, गुड्स को अगर आप पहले मैन्युफैक्चर करते थे तो एक्साइज ड्यूटी लगता था, गुड्स को पहले आप सेल करते थे, सेल, तो आप पे सेल्स टैक्स लगता था। अब बोला गया नहीं, गुड्स मैन्युफैक्चर करो या सेल करो हमारे को मतलब नहीं है,
गुड्स पे जीएसटी लगेगा। सेम वे सर्विस देने पे पहले सर्विस टैक्स था, अब बोला गया उस पे हम क्या लगाएंगे, जीएसटी। आप बोलोगे जीएसटी क्यों लाया गया, क्यों हटाया गया, ये सब 30 क्लास पढ़ाएंगे जीएसटी, 30 क्लास। तो आज उसका आंसर नहीं मिल पाएगा आपको। आज तो हम लोग कल से इनकम टैक्स पढ़ने वाले हैं, तो हम आपको इनकम टैक्स के साइड से आज ले जाएंगे। आफ्टर 56 लेक्चर्स हम लोग ये बात फिर से करेंगे और लिखवाएंगे। इनफैक्ट हम बोले ना, मनमोहन सिंह का स्पीच पढ़वाएंगे आपको। क्लियर? तो आइएगा, आज के दिन इनडायरेक्ट टैक्स दो ही टाइप का होता है, एक कस्टम्स ड्यूटी, और अभी आपको हम बताएं किस पे लगता है, तो लिखिए, इट इज लेविड ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इट इज लेविड ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, आप बोलोगे सर्विस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो जीएसटी लगता है। आपके माइंड में बहुत क्वेरीज उठेगा अभी कि सर्विस पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कस्टम्स क्यों नहीं। समझना, हम लोग अभी डायरेक्ट टैक्स पे फोकस कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स 30 लेक्चर अलग से है। तो ये सब बात फर्स्ट लेक्चर जो इंट्रोडक्शन करवाएंगे हम आपको आईडीटी का, इनडायरेक्ट टैक्स का, वहां डील करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, जीएसटी कब लगता है, तो लिखिएगा इट इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स या सर्विस के सप्लाई पे, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन इंडिया, या फिर ऐसे लिखिए बस, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, तो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो आप, बस आज सुन रहे हो। ठीक है, कुछ रटना ही नहीं है यहां से। हम लोग 86 लेक्चर्स पढ़ेंगे, ये सब समझ आ रहा है, और हम ये वाला पार्ट 56 लेक्चर लगाएंगे, और इधर इनडायरेक्ट टैक्स 30 लेक्चर लगता है। तो इसका बात आफ्टर 56 लेक्चर्स। ठीक है, चलिए अगले पेज से तो इनकम टैक्स चालू हो गया है, बट हम आज चालू नहीं करना चाह रहे। थोड़ा सा बात कॉपी में लिखिएगा, ये ना कुछ कुछ चीज कॉपी में लिख रहे। वापस से चलिए, हम आपसे पूछ रहे हैं टैक्स का मतलब क्या है, बताइए। टैक्स का मीनिंग, तो हम लोग बोले थे ना, टैक्स क्या है, कंपलसरी पेमेंट है, चॉइस नहीं है, डोनेशन नहीं है, कंपलसरी पेमेंट है ऑफ मनी। और कंपलसरी कैसे है, लॉ ला के, यही बोले थे। अब लॉ आप लोग फाउंडेशन लेवल पे पढ़े हो, लॉ एक पेपर था, एक्ट आता है ना, तो वैसे ही अलग अलग टाइप का एक्ट होता है, वैसे ही हमारा इनकम टैक्स होगा, एक्ट होगा, जीएसटी एक्ट होगा। अब लॉ लाया कैसे जाता है, ये बहुत जरूरी है समझना। ठीक है, तो सुनिएगा, किसी भी कंट्री का, अच्छे से सुनना, किसी भी कंट्री का सबसे सुप्रीम बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। समझना, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा ऑथोरिटी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ा ऑथोरिटी नहीं है, सबसे बड़ा कुछ है तो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। जब प्राइम मिनिस्टर ओथ लेते हैं ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे लेते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए देता है। क्लियर है? थोड़ा सा नॉलेज का बात, हिस्ट्री का भी बात होगा। बोलिएगा कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाया था? ठीक है, हम आपको एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं अभी, हम बस टेक्स्ट पे बात कर रहे हैं आपसे। बोलिएगा कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाया था? तो आप बोलोगे ना, बी आर अम्बेडकर। इनफैक्ट बी आर अम्बेडकर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ करता था एक। ठीक है, ये लोग मिलके इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना वर्ल्ड में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद बनाया गया। ठीक है, चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन कब इंडिया में एप्लीकेबल हुआ था? तो आप बोलोगे ये सब क्या पूछ रहे हो यार, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950 को हुआ था। आप सही बोल रहे हो, इसीलिए तो बोलते हैं रिपब्लिक डे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इंडिया एक रिपब्लिक होगा।
बट आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी था 26 नवंबर 1949 को। इस दिन रेडी था कॉन्स्टिट्यूशन, बट हम लोग एप्लीकेबल नहीं करवाए थे, इंप्लीमेंट नहीं किए थे। हम लोग इंप्लीमेंट 2 महीने बाद किए। आप बोलोगे 2 महीना क्यों वेट किए? तो ये भी नॉलेज के लिए सुन लीजिए। 1930 में, हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, 1930 में एक स्वराज मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, और वो स्टार्ट हुआ था 26 जनवरी को ही। तो 26 जनवरी को हम लोग चाहते थे इंडियंस कि एक मेमोरेबल डे बनाए, इसलिए 2 महीना वेट करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। क्लियर है? चलिए, अब कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप कोई एक्ट पढ़ते हो, जैसे आप फाउंडेशन में पढ़ोगे ना, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, तो एक्ट में आपको मिलता है सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ऐसा। जब आप कोई रूल्स पढ़ते हो तो वह रूल 1, रूल 2, रूल 3 ऐसा होता है। कॉन्स्टिट्यूशन कोई एक्ट या रूल नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बात लिखा हुआ है ना, पहला बात उसको बोलते हैं आर्टिकल 1, दूसरा बात आर्टिकल 2, ऐसा होता है। क्लियर है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में काम का चीज अब हम यहां से लिखवा रहे हैं, थोड़ा सा लिखिएगा, वैसे ये आपको जीएसटी में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है? सबसे पहला बात काम का, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल 265। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन तो हर चीज लिखा हुआ है ना इंडिया के बारे में, तो वो आर्टिकल बहुत कुछ है, बट हमारे काम का, टैक्स के काम का आर्टिकल है 265 पहले। आप बोलो 265 आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है? तो यहां लिखा हुआ है, लिखिएगा इसको, नो टैक्सेस shall be levied or collected no taxes shall be levied or collected except by the authority of law। पहले लिखिए, समझते हैं। नो टैक्सेस shall be levied or collected except by the authority of law। खुद से पढ़िए और मेरे को मतलब समझाइए इसका, यही करना है हमारे को। ठीक है? हम लोग को इंटरप्रिटेशन सीखना है। बोलिएगा, नो टैक्सेस shall be levied or collected except by the authority of law। तो अगर आप देखो तो यहां बोल रहा है कोई भी टैक्स ना लेवी किया जाएगा, मतलब लगाया जाएगा, और ना ही कलेक्ट किया जाएगा। यही बोल रहा है कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड। कब तक? एक्सेप्ट, बोल रहा है जनरली टैक्स ना लगाया जाएगा ना लिया जाएगा। अब बोल रहा है एक्सेप्शन, मतलब अब लगा भी सकते हो और अब आप ले भी सकते हो। कब ले सकते हो? एक्सेप्ट बोल रहा था बाय द ऑथोरिटी ऑफ लॉ। एक्सेप्ट हम फिर से बोल रहे हैं बाय द ऑथोरिटी ऑफ लॉ, मतलब ऑथोरिटी मतलब पावर। तो बोल रहा है जब तक आपके पास ऑथोरिटी या पावर नहीं है तब तक आप टैक्स लगा भी नहीं सकते हो और आप ले भी नहीं सकते हो। क्लियर है? बोलिएगा, नरेंद्र मोदी क्या कांग्रेस सपोर्टर पे लगा दे कांग्रेस टैक्स? आप ही बताओ। आप लोग नहीं, तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है कि कौन पर्सन किस मैटर पे लॉ ला सकता है। तो इस यही बात लिखा हुआ है आर्टिकल 265 में कि बिना पावर के आप कोई टैक्स लगा या ले नहीं सकते हो। क्लियर है? अब आपके माइंड में आ रहा होगा, चलो ये तो समझ गए कि बिना पावर के नहीं लगाया जा सकता है। पावर किसके पास है? तो उसके लिए एक अलग आर्टिकल है 20 बैक, और एक आर्टिकल 245 होता है। ठीक है? और ये बताएगा किसके पास पावर है। हम नेक्स्ट आर्टिकल लिख रहे 245, और 245 में 2 लोग को पावर दिया गया है। पहला बुलेट, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर द होल
और पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर द होल और पार्ट ऑफ इंडिया। थोड़ा स्पेस देके नीचे लिख रहे हैं। और एक चीज लिखा हुआ है आर्टिकल 245 में कि लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कैन मेक लॉ फॉर द होल और पार्ट ऑफ स्टेट। पढ़िएगा एक बार खुद से ही पहले तो। दोनों लाइन पढ़िए अच्छे से और बताइए क्या बोलना चाह रहा है। सो मेरा पहले जल्दी से रीड कर लो ना आप लोग एक बार। ठीक है, समझिएगा अच्छे से। इंडिया, बहुत बार आप सुने होंगे कि एक फेडरल नेशन है। इनफैक्ट इंडिया एग्जैक्ट फेडरल नहीं है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन तो पता चलेगा। बट लोग बोलते हैं जनरली कि इंडिया फेडरल है। ये हम जीएसटी में बताएंगे आपको। इंडिया एग्जैक्ट फेडरल नहीं है, क्वासी फेडरल है। क्वासी मतलब लगभग। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था ना आपका, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, वैसे ही। वैसे उसका बात नहीं, साइड करते। फेडरल होता क्या है? तो जिस कंट्री में डुअल गवर्नमेंट होता है, डुअल गवर्नमेंट, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट, उसको बोलते हो फेडरल। इंडिया में है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी होता है और हर स्टेट का अपना अपना गवर्नमेंट। यूएस में नहीं है। तो जब दो दो गवर्नमेंट है इंडिया में, एक सेंट्रल और एक स्टेट, तो दोनों गवर्नमेंट को समझिएगा पैसा चाहिए होगा गवर्नमेंट रन करने के लिए। पैसा के लिए टैक्स लगाना होगा, तो इसलिए पावर दोनों को दिया गया है। फिर से देखिएगा, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर द होल और पार्ट ऑफ इंडिया। और जो पार्लियामेंट यहां बोला गया, ध्यान रखिए, एक तो ये भी बता दें आपको, पार्लियामेंट का मतलब मोदी नहीं। पार्लियामेंट का मतलब होता है लोकसभा प्लस राज्यसभा, दोनों, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मिलके बनता है पार्लियामेंट। तो मोदी कुछ नहीं कर सकता है, मोदी रूलिंग गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट नहीं है। तो पार्लियामेंट हम अच्छे से जब भी हम बोलेंगे तो आपको दोनों हाउस दिखना चाहिए, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस भी बोला जाता है, लोअर हाउस, और राज्यसभा को अपर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, लोकसभा में इलेक्शन के थ्रू लोग जाते हैं। 2019 में अगर आप वोट दियोगे तो वो लोकसभा इलेक्शन था। बट राज्यसभा के लिए कभी आप वोट नहीं देते हो, क्योंकि आप जिनको इलेक्ट करते हो वो लोग राज्यसभा के लिए सिलेक्ट करते हैं। टैक्स से लिंक्ड नहीं है, बट आपको नॉलेज हर चीज का होना चाहिए जब आप बात कर रहे हो टॉपिक पे। तो लोकसभा इलेक्शन से होता है, राज्यसभा सिलेक्शन से, और दोनों मिल के लॉ लाते हैं। तो अगर मान लो इंडिया में जीएसटी लाना था जब, तो उस मैटर को लोकसभा में भी पास करवाना पड़ा, अप्रूवल लेना पड़ा, और राज्यसभा में भी। और जब दोनों हाउस का अप्रूवल मिल जाता है तो प्रेसिडेंट साइन करते हैं, और प्रेसिडेंट का साइन या एसेंट बोलते हैं, मिलने के बाद वो लॉ बन जाता है। ठीक है, तो पहले लॉ नहीं होता, पहले ड्राफ्ट बोलते हैं। ये सब आई गेस जब आप लोग कंपनीज एक्ट सुने होगे फाउंडेशन में, तो वहां भी बात होता है। ठीक है, अगर नहीं भी सुने कोई बात नहीं। मान लो हम फाइनेंस मिनिस्टर है और मैं बोला जीएसटी एक्ट लाना है, बट हम तो एक सिंपल मिनिस्टर है, हम तो एक्ट ला नहीं सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है पार्लियामेंट लाएगा। तो हम क्या करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर अपने हिसाब से एक्ट में जो जो होना चाहिए लिखेंगे, और इसको बोला जाएगा बिल या ड्राफ्ट। इसको लेके चले जाएंगे लोकसभा। अगर लोकसभा में अप्रूवल मिल गया तो राज्यसभा, वहां भी मिल गया, प्रेसिडेंट साइन, और वो बन जाएगा एक्ट। तो इस तरीके से एक्ट आता है, चाहे वो कंपनीज एक्ट आया हो, इनकम टैक्स एक्ट आया हो, जीएसटी एक्ट आया हो, सब इस रूट से हुआ होगा। क्लियर है? चलिए, सेम वे स्टेट लेवल पे अगर हम बात करें
तो यहां पार्लियामेंट नहीं होता, यहां स्टेट असेंबली बोलते हैं हम लोग, या लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट बोलते हैं। तो अगर स्टेट लेवल पे अगर आपको लॉ लाना है तो यहां लोकसभा राज्यसभा नहीं होता है, यह क्या होता है, विधानसभा, और होता है विधान परिषद। सेम कॉन्सेप्ट है। विधानसभा को यहां लोअर हाउस बोलते हैं और विधान परिषद को अपर हाउस। क्लियर है? तो अगर आपको स्टेट लॉ लाना है, स्टेट लॉ, तो उसके लिए पहले विधानसभा पास करवाइए, फिर विधान परिषद, और फिर स्टेट मैटर के लिए साइन करते हैं प्रेसिडेंट नहीं, गवर्नर। और जिस दिन गवर्नर का साइन हो गया, एसेंट मिल गया, उस दिन वो लॉ बन जाता है। क्लियर है? तो कोई भी लॉ, टैक्स लॉ हो, कंपनीज लॉ, कोई भी लॉ इसी रूट से बनता है। क्लियर? चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर से। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम बॉडी है, रेदर कॉन्स्टिट्यूशन को मदर ऑफ ऑल लॉज बोलते हैं हम लोग। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में दो आर्टिकल अभी तक हम आपको पढ़ा है। पहला आर्टिकल 265, ये बोला विदाउट पावर आप टैक्स नहीं लगा सकते हो। हम लोग पूछे पावर किसके पास है, तो वो बोला 20 बैग चाहिए। और आर्टिकल 245 में बोला गया दो लोग के पास पावर है, एक पार्लियामेंट के पास और एक स्टेट असेंबली या लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के पास। क्लियर है? अब समझिएगा, बी आर अम्बेडकर को बहुत विजनरी पर्सन माना जाता था, बहुत नॉलेजेबल पर्सन। अभी हम एक छोटा सा प्रूफ देंगे। मान के चलो, जैसे आपको हम बताया ना, न्यू इनकम टैक्स एक्ट आने वाला है और उसको नाम होगा डायरेक्ट टैक्स कोड। डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है, मान लेते हम 2022 में। जीएसटी पूरा का पूरा ओल्ड लॉ चेंज ही कर दिया, तो समझिएगा आप कुछ पुराना रहा ही नहीं, हर चीज नया आने वाला है। और नया लॉ का नया तरीका होता है पढ़ने का। ठीक है? पुराने पैटर्न में आप नहीं पढ़ पाओगे। मान लेते हैं हम डायरेक्ट टैक्स कोड या न्यू इनकम टैक्स बोल लो, 2022 में आने वाला है। इसके लिए जैसे ही मोदी बोला कि वृंदावन सोच रहे हैं डायरेक्ट टैक्स कोड ले आए, हम बोले आप कैसे लाओगे, लॉ लाने का पावर प्राइम मिनिस्टर के पास थोड़ी है। मोदी बोला बात तो सही है, बट 245 में पहला पॉइंट बोलता है पार्लियामेंट ला सकता है। और मोदी बोला पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में हम अप्रूव करवा लेंगे। हम बोले हाँ अब सही बोल रहे हो कि अगर आप अप्रूव करवा लोगे तब आप लॉ ला सकते हो। जैसे ही मोदी ये बात बोला कि हम डायरेक्ट टैक्स लॉ लाना चाह रहे अपना नया, वैसे ही दूसरे साइड से ममता बनर्जी चिल्लाने लगी चोलबे ना, अरविंद केजरीवाल चिल्लाने लगा चलेगा नहीं, हम लोग अपना न्यू इनकम टैक्स एक्ट लेके आएंगे, वो लोग बोल रहे हैं। हम लोग मतलब, तो ममता बनर्जी बोली हम वेस्ट बंगाल इनकम टैक्स एक्ट लेके आना चाहते हैं। केजरीवाल बोला हम दिल्ली इनकम टैक्स एक्ट लेके आना चाहते हैं। हम बोले आप कैसे लाओगे, आप लोग तो चीफ मिनिस्टर हो, और चीफ मिनिस्टर थोड़ी लॉ लाता है, उसके लिए तो स्टेट असेंबली लगेगा। तो ये लोग बोले हाँ, आर्टिकल 245 में दूसरे पॉइंट में लिखा है ना कि लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट लॉ ला सकता है, तो हम लोग अपने विधानसभा विधान परिषद में पास करवा देंगे। हम बोले हाँ अब ठीक है कि अगर आप लोग पास करवा दोगे तो। बट समझिएगा यहां प्रॉब्लम क्या है, मोदी भी बोल रहा है हम इनकम टैक्स लगाएंगे, और स्टेट्स भी बोल रहे हैं हम इनकम टैक्स लगाएंगे। आप ही बताइए दोनों के पास पावर है कि नहीं है? अगर मोदी पार्लियामेंट में पास करवा ले और ये चीफ मिनिस्टर लोग अपने स्टेट असेंबली में पास करवा ले तो, बट क्या आप दो दो इनकम टैक्स दोगे? आप ही बताइए। आप बोलोगे पॉसिबल ही नहीं है। तो समझिएगा ये सेंटर वर्सेस स्टेट का लड़ाई हो सकता था। हां, जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ 1950 में, तब तो सेंटर और स्टेट दोनों जगह कांग्रेस था, तब लड़ाई नहीं होता। बट बी आर अम्बेडकर और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पता था कि फ्यूचर में धीरे धीरे और भी पार्टीज आएंगी।
ठीक है, अब कांग्रेस तो नेग्लिजिबल रह गया। और जब डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज आएगी तो हो सकता है सेंटर और स्टेट में लड़ाई हो सेम मैटर को लेके, जैसे इनकम टैक्स है। तो इस लड़ाई का सॉल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में ही दे दिया गया था। ये था विजन। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, 245 में दोनों के पास पावर था तो दोनों लड़ सकते थे, सेंटर और स्टेट। तो इसका सॉल्यूशन दिया गया एक न्यू आर्टिकल लाकर, और ये लिखिएगा आर्टिकल 246। अगले नंबर 245 में पावर दिए, अब पावर में दोनों लड़ ना लें इसलिए 246 में पावर डिवाइड कर दिए, डिवीजन ऑफ पावर। एरिया बांट लिए कि ये मैटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकता है, स्टेट नहीं, या इस मैटर पे स्टेट लगा सकता है, सेंटर नहीं। और ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये लिस्ट शेड्यूल 7 में होता है। ठीक है, बहुत सारा लिस्ट है, एनेक्सर है, उसमें शेड्यूल नंबर 7 में ये होता है। और इसमें जाकर अगर हम आपको और अच्छे से समझाएं तो 3 लिस्ट बनाया गया। लिस्ट 1 को नाम दिया गया यूनियन लिस्ट। लिस्ट 2 को नाम दिया गया स्टेट लिस्ट। और एक लिस्ट 3 होता भी हमारे उसमें। यूनियन लिस्ट नाम से ही आपको समझ आना चाहिए कि इस लिस्ट में सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ लाएगा। तो लिस्ट 1 में जो भी मैटर लिखा हुआ है उसमें ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, स्टेट बना ही नहीं सकता है, एक्सक्लूसिव पावर है। एक्सक्लूसिवली। तो लिस्ट 1 में जो जो आइटम है क्या क्या है बताएंगे भी हम। उसमें स्टेट कुछ भी कर ले लॉ नहीं ला सकता। तो जो भी चीज इंडिया में लोग चाहते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और बी आर अंबेडकर की पूरे इंडिया में सेम रहे, उसको लिस्ट 1 में डाल दिया गया। जैसे इनकम टैक्स, वो कहां है? लिस्ट 1 में। तो अब लड़ाई ही नहीं, अब इनकम टैक्स स्टेट लगा ही नहीं सकता। ठीक है, और भी बहुत टैक्सेस है, अभी हम सिर्फ हमारा फोकस इनकम टैक्स पे तुम यहां बात कर रहे हैं। और इनकम टैक्स का नंबर है एंट्री 82। ठीक है, सीरियल नंबर में 82 नंबर में इनकम टैक्स होता है। और अगर आपको बता दें तो कस्टम्स भी, एक्साइज भी पहले यही हुआ करता था। ठीक है, तो अभी एक दो एग्जांपल बस लिख रहे हैं। तो लिस्ट 1 वाले मैटर में सिर्फ कौन लॉ लाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप जो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ोगे ये पूरे इंडिया में सेम है। इसके बाद एक बनाया गया लिस्ट 2, और लिस्ट 2 में जो भी मैटर है सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगा। तो हम यहां लिखते हैं ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉस। अगेन एक्सक्लूसिव पावर दिया गया है स्टेट को, सेंटर चाह के भी लॉ नहीं ला सकता है लिस्ट 2 वाले मैटर पे। एग्जाम्पल, सेल्स टैक्स जो पहले लगता था। ठीक है, इसके अलावा प्रॉपर्टी खरीदने बेचने पे लगता है ना स्टैंप ड्यूटी, वो सब लिस्ट 2 आइटम था। ठीक है, आज भी है स्टैंप ड्यूटी वगैरह। तो क्लियर? तो एरिया डिवाइड हो गया, लिस्ट 1 सेंटर। तो हम लोग अभी जो 56 क्लास पढ़ने वाले, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ है। क्लियर? आप बोलोगे लिस्ट 1 समझ आ गया यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 समझ आ गया स्टेट लिस्ट। आप तो बोले 3 लिस्ट है। हाँ, तो लिस्ट 3 का नाम दिया गया कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट। आप बोलोगे कंकरेंट मतलब? तो इसका मतलब बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉस। इस जो भी आइटम लिखा हुआ है लिस्ट 3 में,
इसमें सेंटर स्टेट दोनों मिलके लॉ ला सकते हैं, दोनों के पास पावर है। क्लियर है? आप बोलोगे दोनों के पास पावर है तब तो फिर लड़ाई होगा ना। आप लड़ाई सॉल्व करने के लिए ही तो बंटवारा किए थे, डिवीजन। बट फिर लिस्ट 3 में जो जो मैटर है उसमें दोनों लड़ेंगे। तो लोग को पता था कि लड़ाई पैसे के लिए होता है, तो लिस्ट 3 में कोई भी टैक्सेस नहीं लिखा हुआ है। नो टैक्सेस आर कवर्ड हेयर। अब आप बोलोगे फिर टैक्स नहीं लिखे तो लॉ क्यों बनाए? कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ टैक्स के लिए थोड़ी बना है। इंडिया में जो भी कानून है, हर कानून के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, हम तो सिर्फ टैक्स वाला एग्जांपल दे रहे हैं आपको। तो लिस्ट 3 में टैक्स के अलावा कुछ कुछ सेंसिटिव मैटर्स को लिखा गया है, जैसे एडुकेशन। एडुकेशन रिलेटेड लॉ कौन लाएगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी ला सकता है, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, और स्टेट बोर्ड भी होता है ना, तो उसको दोनों लोग के पास पावर है। सिक्योरिटी, आर्मी सेंटर मैनेज कर रहा है, पुलिस स्टेट मैनेज कर रहा है। तो सेंसिटिव मैटर्स को कहां लिख दिया गया? लिस्ट 3 में। क्लियर है? क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था। आप समझना, अगर एडुकेशन का बात करें, चलो अगर आप एडुकेशन को उठाकर लिस्ट 1 में लिख देते तो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाता, अकॉर्डिंगली वो आपको वही बेसिक पेपर्स पढ़ाता, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, साइंस और मैथ्स। आपको रीजनल लैंग्वेज तो पढ़ाता नहीं, पॉसिबल भी नहीं है पढ़ाना। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, अगर आपको ये 5 पेपर इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स के साथ साथ 28 रीजनल पेपर पढ़ाया जाएगा तो स्कूल में ही आपका सीए कंप्लीट हो जाता। समझ रहे? इतना पेपर्स पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर सेंटर को अगर आप दे दोगे एडुकेशन तो स्टेट लैंग्वेज ही लोग नहीं सीखेंगे, तो धीरे धीरे रीजनल लैंग्वेज लुप्त हो जाएगा, डिसअपेयर कर जाएगा। तो बोला गया नहीं नहीं नहीं, एडुकेशन को लिस्ट 1 में नहीं डालेंगे। चलो फिर एडुकेशन को लिस्ट 2 में डालते हैं। बट अगर एडुकेशन को आप लिस्ट 2 में डाल दिए तो हर स्टेट का अपना अलग अलग एडुकेशन सिस्टम रहेगा। मान के चलो एक पर्सन बंगाली मीडियम से पढ़ा है और वो गुजरात में जॉब चाहता है, तो चांसेस है कि उसको जॉब मिलने में डिफिकल्टी होगा, क्योंकि दोनों जगह का लैंग्वेज डिफरेंट है और आपका मोड, जिस मोड में आप पढ़ाई की वो भी डिफरेंट है, मीडियम। तो बोला गया नहीं नहीं नहीं, सिर्फ स्टेट लिस्ट में भी डाल के मतलब नहीं है। तो गवर्नमेंट बोला, डिसाइड हुआ कि इसको दोनों को पावर दे दो ना। जिसको मन करेगा स्टेट बोर्ड से पढ़ना वो स्टेट बोर्ड से पढ़ेगा, जिसको मन है सेंट्रल बोर्ड से पढ़ना वो सेंट्रल बोर्ड से पढ़ेगा। अकॉर्डिंगली उसको कहां लिखा गया? लिस्ट 3 में। टैक्स नहीं लिखे, कुछ भी सेंसिटिव मैटर लिखे। सेम विथ सिक्योरिटी। क्लियर है? चलिए, तो मेरा बस यही ऑब्जेक्टिव था, आपको ये तो पता चल जाए कि आप जो टैक्स पढ़ने वाले हो कल से, इनकम टैक्स, वो कौन सा गवर्नमेंट लगाता है। तो इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा। क्लियर है? आज जस्ट इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था, तो हम इसको यहीं कंक्लूड करेंगे। जस्ट एक रिकैप कि हम लोग क्या क्या पढ़े। तो हम लोग आज डिस्कशन स्टार्ट किए पूरा का पूरा। पहले तो ये समझे टैक्स पेपर का रेलिवेंस एकेडमिकली क्या है और करियर वाइज क्या है। ठीक है, आपके ग्रोथ में, आपके सक्सेस में 1/4 हाथ टैक्स का होने वाला है। नेक्स्ट फिर हम लोग पढ़ना चालू किए कि टैक्स का मीनिंग क्या होता है। एक ही पेज पढ़े हम लोग। तो मीनिंग का मतलब था कंपलसरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी, आपसे मनी लेना कंपलसरी, डरा धमका के नहीं, गन दिखा के नहीं, लॉ ला के। तो अंडर फोर्स ऑफ ए लॉ। 2 टाइप का टैक्स, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स पर्सन पे लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स या सर्विस पे लगता है। डायरेक्ट टैक्स जिस पे लगता है वही आदमी से कलेक्ट भी होता है, बर्डन भी वही बियर करता है। बट इनडायरेक्ट टैक्स लगता किसी और पे है और वो ट्रांसफर करके आपसे लेकर गवर्नमेंट को देता है। क्लियर है? डायरेक्ट टैक्स आज के टाइम पे इनकम टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स में 2 टाइप्स है आज के टाइम पे, जीएसटी और कस्टम्स। क्लियर है?
इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का 3 आर्टिकल पढ़े हम लोग। ये सेम चीज जीएसटी में काम आने वाला है आपको। पहला आर्टिकल 265, बिना पावर के आप टैक्स नहीं ले सकते। पावर किसके पास है? तो 245 में पावर पार्लियामेंट के पास भी है और स्टेट असेंबली या लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के पास भी है। बट ये पावर में लड़ाई ना हो तो अगले आर्टिकल 246 में हम लोग ये पावर डिवाइड कर दिया। क्लियर है? चलिए, तो यही कंक्लूड कर रहे हैं। टैक्स आप समझ चुके हो, सुन चुके हो, पढ़े नहीं हो, अभी तो बहुत पढ़ना है अपने को। ठीक है, ऑलमोस्ट 85 लेक्चर्स और। तो टैक्स के बारे में सुने हैं। कल से हम चालू करेंगे इनकम टैक्स, ठीक है, जो डायरेक्ट टैक्स का पोर्शन है। चलिए, रिवाइज करके रखिएगा, खुद का ध्यान रखिए। नेक्स्ट डे मिलते हैं।